हेलो बच्चों, मैं पूनम भारद्वाज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कक्षा 10वीं के लिए साना साना हाथ जोड़ी पाठ के 13 से 16 तक के प्रश्नोत्तर लेकर। तो 13वां प्रश्न है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए। तो प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आ गई है। तो इसके बारे में लेखिका बताती हैं अपना अनुभव कि जब वो पहाड़ी स्थानों पर गई थी तो वहाँ के लोगों ने अपने अनुभव के अनुसार क्या बताया। तो प्रदूषण के कारण न सिर्फ स्नोफॉल कम हो गया है बल्कि वातावरण में और भी अनेक प्रतिकूल परिवर्तन हो रहे हैं, प्रतिकूल उल्टे हो रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। इससे नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, जल प्रवाह की मात्रा कम हो रही है, भूमिगत जल का भी स्तर गिरता जा रहा है जिसे लेवल बोलते हैं। और जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हैंडपंप वगैरह की खुदाई होती है तो इस तरह का जिक्र चलता है कि पहले तो इतने फीट पर पानी आ जाता था, अब तो बहुत नीचे चला गया है, तो उसी को भूमिगत जल का स्तर कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप पीने योग्य पानी की कमी भी सामने आ रही है। पहले लोग खुले पानी यूज़ करते थे लेकिन अब बोतलों में खरीदना भी पड़ता है। गलियों में पीने के पानी के टैंकर आते हैं क्योंकि पीने के पानी की भी कमी हो रही है। प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषित हो रही है जिससे मनुष्य अनेक बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत आती है, अस्थमा हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारी और उच्च रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जैसी अनेक बीमारियों से वह ग्रस्त होता जा रहा है। और आजकल आप देख भी रहे हो वायु में कितना ज़्यादा प्रदूषण है कि आप सूरज को भी साफ से नहीं देख सकते, धूप भी धुंधली आती है। तो इस तरह से कई प्रतिकूल परिवर्तन हो रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग होती है, साउंड पोल्यूशन जिसे बोलते हो, ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक की आवाज़ चला लेते हैं, डीजे चलाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे बहरापन होता है, अनिद्रा और मानसिक अस्थिरता जैसी अनेक बीमारियां होने लगती हैं। लोगों को ऊंचा सुनाई देता है, अनिद्रा, नींद नहीं आती, मानसिक अस्थिरता जैसे लोग आजकल मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आती। प्रदूषण के कारण मनुष्य खुशहाल तथा निरोगी जीवन से दूर हो गया है और यह प्रदूषण ही है जिसके कारण हम लोगों की जो ज़िंदगी है वो अब खुशहाल नहीं रही और निरोगी जीवन भी नहीं रहा, क्योंकि नई नई बीमारियां हमें मिल रही हैं। मनुष्यों, पशु पक्षियों और वनस्पतियों को स्वस्थ व जीवित रखने के लिए हमारे पर्यावरण का स्वच्छ रहना और हेल्दी रहना बहुत आवश्यक है। वनों की कटाई और नदियों में अपशिष्ट पदार्थों को बहने से रोककर, अपशिष्ट जो वेस्ट होता है, जैसे फैक्ट्रियों वगैरह का जो गंदा पानी होता है वो नदियों में बहा दिया जाता है और वो आगे जाकर समुद्र में मिलता है, जिससे क्या होता है, पानी तो खराब होता ही है, साथ ही साथ उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। कारखानों की चिमनियों तथा वाहनों से निकलने वाले धुएं का शोधन व उसकी मात्रा को कम करके तथा वृक्षारोपण, पौधे लगाकर, वृक्ष लगाकर, इनको बढ़ावा देकर प्रदूषण की रोकथाम हम कर सकते हैं। प्रश्न है 14वां, कटाव में किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव, जिसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, लेकिन लेखिका कहती है कि स्विट्ज़रलैंड भी कटाव के सामने कुछ नहीं है, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी अद्भुत है। तो कटाव सिक्किम की एक खूबसूरत किंतु अनजान सी जगह है। अनजान कि लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, जहाँ प्रकृति अपने पूर्ण वैभव के साथ दिखाई देती है, बड़ी धनवान, कि वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह अनुपम और निराला है। यहाँ पर लेखिका को बर्फ़ का आनंद लेने के लिए घुटनों तक के लंबे बूटों की आवश्यकता अनुभव हुई, तो उसने देखा कि वहाँ ऐसी चीज़ें
किराए पर उपलब्ध कराने वाली एक भी दुकान नहीं थी, जबकि हर हिल स्टेशन पर किराए की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तब लेखिका ने सोचा कि कटाव में किसी दुकान का ना होना भी वहाँ के लिए एक तरह से वरदान ही है, क्योंकि अभी तक यह पर्यटन स्थल नहीं बना। यदि दुकानों की कतार लग गई, अगर वहाँ पर भी दुकानें आ गई, तो कटाव का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। नैसर्गिक जो उसका स्वाभाविक सौंदर्य है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, वो सुंदरता उसकी नष्ट हो जाएगी। अगर वहाँ पर्यटक आएंगे तो वहाँ पर आबादी बढ़ेगी और पर्यटकों की भीड़ जमा होगी, जिससे गंदगी होगी और वहाँ पर प्रदूषण फैलेगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहाँ पर वह स्नोफॉल देख पाई, क्योंकि अभी तक वो जितने भी स्थानों पर गई थी उसने स्नोफॉल नहीं देखी थी, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण था और कटाव में प्रदूषण नहीं था। आज के नवयुवक विशेष अभियान चलाते हैं, प्राकृतिक स्थानों को गंदगी मुक्त करते हैं और इस प्रकार अपना योगदान देते हैं। और आज के युवा ही दूसरों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों 15वें प्रश्न की ओर। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? जल संचय, जल को इकट्ठा किया किस प्रकार से, उसकी व्यवस्था की प्रकृति ने, यह बताना है आपको। तो प्रकृति ने जल संचय की बड़ी ही अद्भुत व्यवस्था की है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है। वो सर्दियों में तो पर्वत शिखरों पर, पर्वत शिखर पहाड़ों की चोटियाँ, उन पर बर्फ़ के रूप में जल को एकत्र करके उनका भंडारण करती हैं। उनको एक तरह से जिस प्रकार से हम खजाना भरते हैं, तो उस तरह से उसको इकट्ठा करती हैं। और हिम मंडित पर्वत शिखर और हिम से ढके हुए पर्वतों की चोटियाँ हमारे लिए जल स्तंभ के समान है, जो गर्मियों में जल की धारा प्रवाहित करके करोड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं। वो बर्फ़ गर्मियों में पिघल जाती है और हमारी प्यास बुझाती है। नदियों के रूप में बहती है जलधारा, अपने किनारे बसे नगर गांवों में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एवं विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है। जब ये नदियों के रूप में बहती है जलधारा, तो अपने किनारों पर जो उनके रास्ते में नगर आते हैं, गांव आते हैं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था करती है और अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से जलवाष्प बादल में के रूप में उड़ते हैं, वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा बादल बनते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ के रूप में बरसते हैं। मैदानों में वर्षा होती है और पहाड़ों में बर्फ़ के रूप में बरसते हैं। इस प्रकार जल चक्र द्वारा, जल चक्र वाटर साइकिल, उसके द्वारा प्रकृति ने जल संचयन और वितरण की व्यवस्था कर रखी है। तो इस प्रकार हमें प्रकृति से सीखना चाहिए, हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, हमें उसे बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है। अब है 16वां और आखिरी प्रश्न। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व, क्या कर्तव्य होना चाहिए? देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। देश की सीमा पर जहाँ तापमान 0 से 15 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है, हम 5-7 डिग्री के तापमान पर ही बहुत ठंड से कांपने लगते हैं। लेकिन जो हमारे फौजी भाई हैं, वो जिस स्थान पर, जिस सीमा पर खड़े होते हैं, वहाँ का तापमान 0 से भी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है और वो ऐसी कड़कड़ाती ठंड में भी पहरा देते हैं, जबकि हम वहाँ 5 मिनट भी नहीं रुक सकते। वे सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में प्रकृति का प्रकोप सहन करते हैं और सीमा पर डटे रहते हैं, ताकि हम चैन की नींद सो सकें। क्योंकि जब फौजी सीमा पर खड़े हैं तभी हम सुरक्षित हैं, और अगर फौजी भाई वहाँ पर ना खड़े हों, इन कष्टों को सहन ना करें, तो हमारी भी नींद उड़ सकती है और कोई भी देश आकर हम पर हमला कर सकता है। ये जवान हर समय अपनी जान हथेली पर रखकर
तूफानों के बीच भूखे प्यासे रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। वहाँ तूफान आते हैं, पहाड़ टूटते हैं, खिसक जाते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि सैनिकों की फ़ोटो आती हैं, वीडियो आती हैं, बर्फ़ में दब जाते हैं और इस तरह के कष्टों को वो हमारे लिए सहन करते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हैं। देश के रक्षक इन फौजियों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनके प्रति स्नेह तथा सम्मान का भाव रखें और उन्हें हर प्रकार की सहायता दें। उनके परिवारों को किसी प्रकार का कष्ट ना होने दें और किसी प्रकार की कमी ना होने दें। उनके बच्चों की शिक्षा ठीक प्रकार से हो, इस बात का ध्यान रखना हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए। साथ ही हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। तो बच्चों, ये थे आपके साना साना हाथ जोड़ी के 13 से 16 तक के प्रश्नोत्तर और आज ये पाठ समाप्त होता है। तो इन वीडियोस को आप शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे और इन प्रश्नों को अच्छी तरह सुनेंगे और समझेंगे। थैंक यू बच्चों।